राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का वेदांता एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट में। हम लोग बात करने वाले हैं आज मैथ्स के 8 मई के मॉर्निंग शिफ्ट के पार्ट 3 के बारे में। और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो हम सभी कंसीडर कर रहे हैं और सभी पर काम करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने किसी को कमेंट में बोला है तो डेफिनेटली हम उसके लिए ज़रूर प्रयास करेंगे। सभी कमेंट्स हैं हम उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं डायरी में और हम उनका ध्यान रखेंगे। अब जो आपका ये जो सेशन है ये आपको रेगुलर मिलेगा, जिससे ये नहीं लगेगा कि हमारा अगर 10 को पेपर हुआ या साइंस का 12, 15, 18 को पेपर हुआ वो कैसे कंप्लीट होगा। ये आपको अब टेंशन नहीं लगेगा। जल्दी का बिल्कुल लगता है कि हमारा पार्ट हमें जल्दी दिख जाना चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे वो जल्दी आप लोगों तक पहुंच जाए। हाँ, इसमें एक चीज़ ज़रूर रहेगी, जो ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है हम उसको और सॉर्ट आउट और सिंपल करने का आज से कोशिश करेंगे। तो कुछ सॉल्यूशंस हम आज से शामिल कर रहे हैं, बाकी आपको जो जल्दी का है वो कल से हो जाएगा। और ऐप पर इसके जो पेपर्स हैं वो जितने हमारे पास अवेलेबल हैं वो आप लोगों को हम प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग उनको वहाँ से ले सकते हैं, देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम डाउनलोड का उसमें ऑप्शन रखेंगे, जिससे बाद में तो डाउनलोड आपको अवेलेबल हो ही जाएंगे, लेकिन पहले होने के लिए हम आपको ये प्रोवाइड ऐप में करवा देंगे। जहाँ पर ये जो कोर्स है हमारा ये जहाँ अवेलेबल है वहाँ पर हम मई 2023 के पेपर करके एक फ़ोल्डर बना देंगे। आज हम बना देंगे तो वहाँ आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे, तो उसकी चिंता आपको अब नहीं करनी है। अब हम चलते हैं अपने पेपर पर, चलते हैं पेपर सॉल्व करते हैं हम। अब पेपर सॉल्व करने में कहाँ तक हमने कर लिए थे, शायद हम लोगों ने 42 क्वेश्चंस के आसपास जो पेपर में हैं 42 क्वेश्चंस के आसपास हमने कर लिए थे। उसके आगे हमें देखना है, तो चलते हैं सीधे अपन पेपर पर। 8 मई का पेपर आप लोग ध्यान से करना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। हाँ, 47 तक कर लिए थे हम लोगों ने, ये 2 नंबर्स तक यहाँ तक हमने कर लिए थे। अब अपन को यहाँ से करना है। यहाँ वो अपन से बोल रहा है, ये अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम अभी तक इंग्लिश का क्वेश्चन खोलकर सॉल्व कर रहे थे। अब हम सॉल्व करेंगे, फिर हम कोशिश करते हैं हिंदी वालों के लिए, क्योंकि हिंदी वाले ज़्यादा कनेक्टेड हैं और हिंदी में प्रॉब्लम जाता है। तो अब हम पढ़ ज़रूर इंग्लिश से लेंगे, लेकिन सॉल्व हम हिंदी के साथ ही करेंगे। तो ये एक चीज़ और की जा सकती थी जिसको हम अब कर रहे हैं। यहाँ पर बोला गया है 3 किलो वजनी बॉक्स हैं और इन बॉक्सेस की कहानी क्या रखी गई है। 18th जो पोजीशन ऑफ 3 kg बॉक्स, 3 kg का एक बॉक्स है, उसकी पोजीशन क्या ली गई है, उसकी पोजीशन ली गई है 18 ली गई है ऊपर से और 23 ली गई है नीचे से। 18 ऊपर से और 23 नीचे से। ऊपर से जब देखा जाता है तो 18वीं पोजीशन है, 18th है, और नीचे से 23rd है, और ये है 3 kg का बॉक्स। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल ठीक से समझ में आ गया। कई अलग अलग वजन के बॉक्स रखे हैं, 3 किलो का एक बॉक्स है, उसकी ऊपर से पोजीशन 18वीं और नीचे से पोजीशन 23वीं है। तो वो पूछ रहा है कितने बॉक्स हैं, टोटल कितने बॉक्स हैं। और ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ऐसा हम मानकर चलते हैं कि आपने पढ़ा है। ऊपर से पोजीशन प्लस नीचे से पोजीशन -1 करते हैं, हमें टोटल बॉक्स मिल जाता है। इसका थोड़ा सा बेसिक हम बता देंगे कैसे। 18 और 23 और माइनस का 1, ये हो जाएगा 41 में से 1 घटाओगे, आंसर मिल जाएगा हमें 40, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। तो ये 40 तो अपना आंसर हो गया। ये कैसे हो जाता है बस ये देखना। जैसे हमने A, B, C, D, E और F, ये 6 लोग ले लिए। ये 6 लोग पोजीशन में ऊपर से बैठे हुए हैं। अगर हम अकेले ई की बात करें, इसकी ऊपर से पोजीशन पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। ऊपर से पोजीशन कौन सी है, 5वीं ऊपर से, ये ऊपर से पोजीशन प्लस नीचे से पोजीशन क्या है इसकी, पहली, दूसरी, तो नीचे से पोजीशन है इसकी 2। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। ये 5 और 2 7 क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने ऊपर से पोजीशन 5वीं गिनी तब उसमें क्या किया था, A, B, C, D, E को हमने शामिल किया, ये शामिल किए हमने। जब हम नीचे से पोजीशन गिने तब हमने किसे शामिल किया, F और E को। तो E को हमने कितनी बार शामिल कर लिया, 2 बार शामिल कर लिया। इसलिए जब हम एक बार घटा देते हैं तो हमें एग्जैक्ट मिल जाता है नंबर ऑफ
कैंडिडेट्स या स्टूडेंट या जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो, नंबर ऑफ पर्सन जिसके लिए भी काम कर रहे हैं वो मिल जाता है। और वही अपन ने यहाँ पर किया, ऊपर से पोजीशन प्लस नीचे से पोजीशन -1, जिसको 2 बार गिना गया था 3 kg वाले बॉक्स को। तो इस तरह अपना आंसर आ गया और ये इसका बेसिक था। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है अगला क्वेश्चन वो दे रहा है, एक त्रिभुज ABC हमें दे रहा है और ABC त्रिभुज में हमसे बोल रहा है कि एंगल A बराबर 45, B बराबर 30 है और AC की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल वो पूछ रहा है, इंग्लिश में से देख लिया हमने, उसका वो क्षेत्रफल जानना चाहता है, एरिया जानना चाहता है। अब एरिया इसका निकालना है और 2 एंगल हमें दे रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अननोन कहानी है हमारे लिए। अब हम चलते हैं इसको सॉल्यूशन बिल्कुल बेसिक से लेकर हम चलते हैं। यहाँ हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं उसका। एक जगह दे रहा है वो 45 डिग्री, तो 45 डिग्री हम यहाँ बना लेते हैं और 30 डिग्री हमने यहाँ बना लिया, 30 डिग्री। अब यहाँ पर कितना बनेगा? 45 और 30 कितना होगा? 75। बचा कितना? 105। तो 105 ऊपर बन जाएगा, तो ये त्रिभुज बन जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। और आपने ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा है जो इससे आपको सीधे क्या दे दे? एरिया दे दे। कोई फॉर्मूला आपने सीधे नहीं पढ़ा, तो डेफिनेटली आपको फिर किस पे जाना पड़ेगा? जो जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला क्या पढ़ा है आपने? जनरल फार्मूला पढ़ा है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। और ऊंचाई अगर निकालना है, ऊंचाई क्या होती है? शीर्ष से लंब डालने पर जो मिलती है वो इसकी ऊंचाई होती है। इसे नाम दे दिया अपन ने h। और AC, A यहाँ बन रहा है, B यहाँ बन रहा है और C यहाँ बन रहा है। ये कितना दे रहा है आपको? AC दे रहा है 8। ये आपको गिवन है। अब चलते हैं इसका एरिया निकालने में। क्या आता है आप लोगों को? क्या आता है ये नहीं सोचना मन में कुछ नहीं आता है, आता है पाइथागोरस तो आती है, बस अपना काम हो जाएगा उससे। पाइथागोरस आती है। पाइथागोरस अगर हम देखें, इसे नाम दे दें हम D। और आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लें, कहीं पर भी एंगल 45 दिख रहा है, 45 मतलब होता है इस समकोण का क्या? आधा। अगर ये समकोण है 90 डिग्री है तो बचा कितना? बाकी 2 एंगल के लिए 90 डिग्री बचा, 90 डिग्री बचा। अगर एक एंगल के पास 45 चला गया, मतलब आधा चला गया, तो दूसरे के पास अपने आप क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। जब 2 एंगल बराबर हैं तो आप समझ सकते हैं वो 2 भुजाएं भी उसकी बराबर होंगी। अब ये समकोण त्रिभुज है, एक क्या है? इसमें कर्ण है, एक कर्ण है, तो बाकी 2 भुजाएं बची, वो क्या होंगी? आपस में बराबर, जिसमें से एक भुजा को हम क्या लिख रहे हैं? h, तो दूसरे भुजा को भी क्या लिखना पड़ेगा? h। एक बात ये थी साधारण तरीके से, ज्योमेट्री के तरीके से। अब इसको वापस हम ट्रिग्नोमेट्री के तरीके से देखें तो ट्रिग्नोमेट्री में हम देखते हैं tan थीटा इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। और यहाँ अगर एंगल है तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। tan 45 कितना होता है? 1। लंब और आधार का रेशियो क्या है? 1। रेशियो 1 तब होता है जब दोनों संख्याएं कैसी हों? बराबर हों। तो इस तरह हम बोल सकते हैं ये h है तो ये भी क्या होगा? H होगा। ADC ट्राइंगल में हम चल रहे हैं। अब अगर इसमें पाइथागोरस तुम लगाओगे, पाइथागोरस लगाओगे तो जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगाते हो, या इसे तुम क्या मान लोगे? वर्ग का एक हिस्सा मान लोगे। जब उसका विकर्ण निकालने जाओगे तो विकर्ण क्या होता है? भुजा का √2 गुना, मतलब h√2 इज इक्वल टू क्या है? 8 है, जो दे रहा है आपको पहले से। तो h कितना आ जाएगा? h आ जाएगा 8/√2। यही लिख लिया। अभी अपन 4√2 नहीं लिख रहे हैं, अपन ने 8/√2 लिख लिया। मान लेते हैं अपन 8/√2 मान लेते हैं। अभी h जब 8/√2 आ गया, h इज इक्वल टू क्या आ गया? 8/√2। अब इस ट्राइंगल में चलें, ट्राइंगल CBCD में चलें। अगर ट्राइंगल BCD में हम जाएंगे तो इसमें हमें इस कर्ण से तो मतलब है नहीं, क्षेत्रफल हमें चाहिए। किससे मतलब है? आधार से मतलब है, DB से मतलब है। ये अपने पास है, लंब है, आधार अपन को चाहिए। लंब और आधार में रिलेशन क्या बताता है? 10 बताता है। तो 10 थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब कितना? 8/√2
√2। आधार कितना, आधार है BD 10 30 कितना होता है 1/√3। BD यहां चला जाएगा तो BD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8√3/√2। ये क्या हो जाएगा BD हो जाएगा। ये हो गया BD। कोई खास काम नहीं किया, √3 यहां ले गए और √2 को यहीं छोड़ा, BD यहां ले गए, तो BD बराबर 8√3/√2। अब ये हमारे पास है 8/√2 और ये है 8√3/√2। इसे अगर अपन जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आधार और लंब अपने पास आ गया, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई अपन लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले अपन AB निकाल लेते हैं। AB इज इक्वल टू क्या होगा, AB इज इक्वल टू होगा AD प्लस DB। अब AD कितना आया 8/√2 आ गया और BD कितना आ गया अपने पास 8√3/√2। कुछ भी LCM लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे 8 कॉमन आ जाएगा, 8 कॉमन आ जाएगा 1 + √3/√2। ठीक है, या अपन इसको क्या लिख दें 4√2 लिख दें। अब अपन लिख देते हैं 4√2, ये हो जाएगा 4√2 प्लस 8 की जगह 4√2। उम्मीद है सबको ये क्लियर होगा 4√2 कैसे। 8 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 2 और इसे क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2। एक बार √2 नीचे से कट जाएगा, 4√2 बच जाएगा, तो ये बचेगा 4√2 इंटू √3 मतलब 4√6। ये 4√6 है। अब चलते हैं अपन क्षेत्रफल निकाल लें। क्षेत्रफल क्या है 1/2। आधार क्या है इसका, आधार होगा इसका 4 कॉमन ले लो, √2 प्लस √6, यही बचेगा √2 प्लस √6। और ऊंचाई कितनी, ऊंचाई है 4√2। ये इससे काटोगे कितना हो जाएगा 2, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। √2 का अंदर गुणा कर दोगे, √2 से अंदर गुणा करोगे तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12। 12 का मतलब 4 गुणा 3, 4 में से बाहर क्या आ जाएगा 2, ये कितना बचेगा √3। 8 ऑफ 2 + 2√3, 8 + 2 ऑफ 2√3, देखो ये ऑप्शन 8 + 2 ऑफ 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना क्या बना आंसर बना। अच्छा क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हम पहले भी बोलकर आए हैं कि पेपर अच्छा था और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो बीत गया उससे ज़्यादा आगे की तरफ आप सोचो, ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाएगा। तो ये अपना सॉल्यूशन इस तरह से बन सकता है। हो सकता है आप में से कोई इससे बेहतर भी कर सकते हो और हमेशा बोलते हैं हम कि आप कोशिश करो, आप कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अपन आगे। इसका आंसर अपन को मिल गया है, ये एक सही क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कोई गलती नहीं, सेकंड ऑप्शन अपना आंसर था। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला क्वेश्चन हम समझा देते हैं। राकेश से 5 साल पहले अमित का जन्म हुआ, तो 5 साल पहले जिसका जन्म हुआ होगा वो 5 साल बड़ा है, तो बड़ा कौन है, अमित 5 साल बड़ा है। फिर क्या बोल रहा है, राकेश इज 3 ईयर यंगर देन टू अनिल। 5 साल पहले किसका जन्म हुआ, अमित का, ठीक है, राकेश से, और राकेश छोटा है किससे, अनिल से 3 साल। अनिल से 3 साल छोटा है राकेश। अब अपन क्या करते हैं, राकेश को ही कुछ मान लेते हैं। राकेश, अगर अपन राकेश को x मान लें तो अनिल से कितना छोटा है ये, अनिल से 3 साल छोटा है ये। अनिल से 3 साल छोटा है तो अनिल कितना होगा, इससे 3 साल बड़ा होगा। और क्या, कहाँ से शुरू किया था, राकेश से 5 साल पहले अमित का जन्म हुआ था, ये अनिल है। 5 साल पहले जन्म हुआ था मतलब वो इससे 5 साल बड़ा है। कौन, अमित। तो अमित क्या हो जाएगा, अमित हो जाएगा x + 5। चूंकि राकेश से दोनों की तुलना करके दे रहा था तो राकेश के हिसाब से अपन ने दोनों को लिख दिया। अब वो बोल रहा है अमित इज नाउ 17 ईयर ओल्ड। अमित की आयु अभी 17 वर्ष है, तो अमित की आयु 17 वर्ष है, तो अमित की आयु 17 वर्ष है, 17 वर्ष है। ये x + 5 बराबर 17 दे रहा है, x + 5 बराबर 17 दे रहा है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12।
तो ये 12 वर्ष का है, ये 15 वर्ष का है। किसी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, वर्तमान आयु 15, 12 भी ऑप्शन में दे रहा है, ये 12 हो जाएगी, ये 17 हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी, वो 15 हो जाएगी। तो 12 और 15 दे रहा है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं। अनिल की 15 है और राकेश की 12 है। अनिल की 15 है, अनिल की 15 है, किसकी पूछ रहा है वो? अनिल की पूछ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। अनिल की पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन आप लोगों ने देख ही लिया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। ये लिया है ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज से। बहुत सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है और जो थ्योरी जिन लोगों ने हमसे पढ़ा है उन लोगों को ये बिल्कुल क्लियर होगा कि वहाँ पॉइंट टू पॉइंट करके हमने लिखवाया है। जो सेंटर्स पढ़ाए हैं, केंद्र हमने पढ़ाए हैं वहाँ पर। अब देखना एक एक करके पूरा एक केंद्र पर एक लेक्चर लेकर पढ़ाया है उसको। यहाँ पढ़ते हैं हम त्रिभुज ABC में न्यून कोण त्रिभुज में। न्यून कोण त्रिभुज मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? केंद्रक, परिकेंद्र, अंतः केंद्र अंदर स्थित होते हैं, लेकिन लंब केंद्र क्या होता है? बाहर होता है। ऑर्थो सेंटर बाहर होता है, बाकी सभी सेंटर्स अंदर होते हैं। तो आप भी यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। जो एक्यूट एंगल न्यून कोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण त्रिभुज में सभी केंद्र अंदर स्थित होते हैं, सभी सेंटर्स। तो ये पूरी तरह से क्या है? गलत है, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है? ऑर्थो सेंटर बाहर है, लंब केंद्र बाहर है, तो ये पूरी तरह से गलत है न्यून कोण त्रिभुज के बारे में। अब चले हम अधिक कोण त्रिभुज में। अधिक कोण त्रिभुज मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा होता है। ये ऑब्ट्यूज एंगल की प्रॉपर्टी होती है। अंतः केंद्र, केंद्रक अंदर स्थित होते हैं, लेकिन लंब केंद्र, अब इसको अपन को देखना पड़ेगा क्या बोल रहा है वो। फर्स्ट तो गलत हो ही गया है, पहला गलत हो गया है। दूसरा बोल रहा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में इन सेंटर अंतः केंद्र और केंद्रक अंदर होते हैं, लेकिन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर के बारे में बोल रहा है, वो कहाँ होते हैं? आउटसाइड, बाहर होते हैं। बिल्कुल सही है, लंब केंद्र और बाह्य केंद्र बाहर होते हैं। बिल्कुल ठीक ये जानकारी दे रहा है, सही है ये जानकारी, सही है ये जानकारी, मतलब सेकंड वाला ठीक है। थर्ड वाला क्या बोल रहा है? थर्ड वाला बोल रहा है समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर कर्ण का मध्य बिंदु होता है। ये जानकारी थोड़ी सी गलत है और कंफ्यूजन वाली है, क्योंकि कुछ तो बीच में होता है। तो आप समझ लेना वहाँ पर कहानी कहाँ क्या जाएगी। जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर यदि बनाना है, लंब केंद्र बनाना है। लंब केंद्र क्या होता है? भुजाओं पर शीर्षों से डाले गए लंब जहां पर मिलते हैं वो उसका लंब केंद्र होता है। इसको समझना आप यूं, जैसे हमने लिया ये वर्टाइसिस, ये समकोण त्रिभुज है, ये वर्टाइसिस और ये, इससे सामने वाली भुजा पर लंब डालोगे, ये आपका क्या जाएगा? लंब यूं बनेगा। फिर अगर यहां से लंब डालोगे तो ये यूं बनेगा। फिर इससे डालोगे, इस शीर्ष से डालोगे तो ये यूं जाएगा। ये तीनों कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ मिल रहे हैं। तो जब ऑर्थो सेंटर की बात आएगी, लंब केंद्र की बात आएगी, लंब केंद्र कहाँ मिलते हैं? तो लंब केंद्र मिलते हैं समकोण वाले शीर्ष पर, लंब केंद्र मिलते हैं समकोण वाले शीर्ष पर। लेकिन ये कहाँ मिलवा रहा है? कर्ण के मध्य बिंदु पर। तो कर्ण का मध्य बिंदु पर नहीं मिलते, ये मिलते हैं कहाँ? शीर्ष, समकोण वाले शीर्ष पर। इस हिसाब से क्या होगा? अपना ऑप्शन कौन सा सही है? केवल सेकंड ऑप्शन अपना सही है, सेकंड ऑप्शन अपना सही है। सेकंड ऑप्शन वाला कोई ऑप्शन दो सत्य है, शेष असत्य हैं। डी अपना बिल्कुल ठीक आंसर ये बन रहा है। अब चलते हैं अपन आगे की तरफ। ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था प्रॉपर्टीज में से। अगला क्वेश्चन वो बोल रहा है यदि x + 1/x इज इक्वल टू 3 है तो x³ - 1/x³ क्या होगा? ऐसे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन फिर भी अपन इसको सॉल्व करते हैं। x + 1/x, और हम इसको बेसिक से करवाएंगे। एसएससी में इनको याद रखा जाता है, सीधे सीधे ट्रिक याद रखी जाती है। चूँकि आप लोग टीचर बनने वाले हैं तो हम ट्रिक पर बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम बेसिक से समझते हैं कि हम कैसे एक एक स्टेप से पहुंचते हैं, उसके बाद उनको याद किया जाता है। तो अलजबरा पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको रटवा देंगे ये सारी चीज़ें। तो x + 1/x इज इक्वल टू बोल रहा है 3, तो अपन इसका स्क्वायर करेंगे, a² + b² फिर +2ab।
x इंटू 1/x कट जाएगा तो ये +2 बचेगा, यहाँ बचेगा 9। ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर हम आगे चलें, x² + 1/x², ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अगर अपन दोनों तरफ माइनस करें तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा फॉर्मूला x, ये बन जाएगा a² + b² - 2ab, और ये किसका होता है, x - 1/x का होल स्क्वायर, कितना 5। तो x - 1/x क्या आ गया, √5, ये √5 आ गया। अब ये √5 आया तो फिर हमें आगे देखना पड़ेगा। आगे हम क्या देखेंगे, हमें क्या चाहिए, x³ - 1/x³। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इसका क्यूब। तो चलते हैं हम क्यूब करने के लिए सीधे a + a - b का होल क्यूब, इसका अपन क्यूब कर देते हैं, दोनों तरफ अपन क्यूब कर देते हैं। तो इसका क्यूब क्या होगा, a³ - b³, a³ - b³ -3 ab और ब्रैकेट में a + b, a - b इज इक्वल टू कितना, 5√5। इसका 3 बार गुणा होगा, क्यूब का मतलब ये होगा। अब ये कैंसल आउट हो गया, ये क्या बचा, x - 1/x, ये क्या है, √5 है। तो √5, ये माइनस का 3√5, x³ - 1/x³, यहाँ 5 बार √5 था और 3 बार √5 और आ गया, तो कितनी बार आ गया, 8 टाइम्स √5, 8 बार √5। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको ठीक ठाक लगा होगा, बेसिक से ही देखा है अपन ने, इसमें याद की हुई कोई भी कहानी नहीं देखी है। अगला क्वेश्चन फिर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज से है, नहीं, ये ज्योमेट्री है, मिक्स करके आया है। हाँ, अब बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है, स्क्वायर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेक्टेंगल। वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है। अगर आयत को हम देखें, रेक्टेंगल हमने टिपिकल रेक्टेंगल बनाया, ये टिपिकल रेक्टेंगल बनाया। अब इस टिपिकल रेक्टेंगल में अपन क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़ में इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं आमने सामने वाली साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसके डायगोनल विकर्ण बराबर होते हैं। ये आवश्यक नहीं कि विकर्ण 90 डिग्री पर ही काटेंगे, लेकिन सामान्यतः 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इसकी साइड छोटी करते जाते हैं, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन में पहुंच जाता है जब इसकी आमने सामने की साइड बराबर के साथ में क्या हो जाती हैं, आसपास की भी बराबर हो जाती हैं, ये 90 डिग्री हो जाते हैं। इस कंडीशन में भी हम इसे क्या बोलते हैं, इसके दोनों विकर्ण बराबर हो जाते हैं, 90 डिग्री पर काटते। तो ये एक स्पेसिफिक क्या है, आयत है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक होने की वजह से इस आयत को हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। हम नेक्स्ट हम बोलकर देखते हैं, ये अपने लिए अभी सत्य है। आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग है। वर्ग में अपन इधर उधर ज़्यादा नहीं जा सकते। वर्ग में अगर आप देखोगे तो वर्ग में बहुत इधर उधर नहीं जा सकते। सीधे हम क्या बोलेंगे कि हम जो कंडीशन है, कंडीशन कौन सी, कि वर्ग की एक ही कंडीशन होती है, भुजाएं बराबर हों, आगे पीछे ज़्यादा उसमें अपन चेंज कर नहीं सकते। जैसे इसमें अपन ने बोला कि इसको अपन और छोटा करते जाएं, एक स्पेसिफिक कंडीशन पर पहुंच जाते हैं। तो वर्ग की कोई कंडीशन नहीं थी। आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग है, स्पेशल वर्ग तो कुछ होता ही नहीं, स्पेशल आयत बन रहा है। प्रत्येक किरण एक रेखाखंड होती है। जो रेज होती हैं वो रेज क्या होती हैं, जब आपको टॉपिक स्टार्ट किया था ज्योमेट्री तब आपको बताया था रेखाखंड क्या होता है, रेज क्या होती है और जो लाइन है वो क्या होती है, दोनों में डिफरेंस बताया था। और हमें तब अंदाज़ा नहीं था कि एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा जा सकता है। जो रेज होती हैं वो एंडलेस होती हैं, और इस रेज में से, इसमें से जब कुछ पार्ट काट लिया जाता है, ये ए बी, इसीलिए बोला जाता है ए बी एक रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है। उसका मतलब होता है एक रेज थी ए बी, ए का भी कोई और नहीं है और बी का कोई छोर नहीं है, और छोर इनका नहीं है, इसीलिए इसमें से क्या लिया, एक पार्ट लिया, ए बी टुकड़ा लिया, खंड लिया, रेखा का खंड।
तो ये किरण रेखाखंड ले लिया हमने, किस में से, किरण में से, तो ये ए बी हो जाता है। तो किरण का पार्ट होता है रेखाखंड। यहाँ क्या बोल रहा है, प्रत्येक किरण एक रेखाखंड होती है। तो रेज अपने आप, रेज का पार्ट बोल रहा है, जो रेज है, किरण है, उसे बोल रहा है ये पार्ट है किसका, रेखाखंड का, नहीं उल्टा है इसका। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, पूरी तरह से गलत। वो बोल रहा है सरल कोण की माप 90 डिग्री होती है, नहीं 180 डिग्री होती है। जो सरल कोण होता है, रिजु कोण या लाइन एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ना कि 90 डिग्री होता है। तो अपने लिए सही स्टेटमेंट कौन सा मिल रहा है अपन को, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है, ये हमारा आंसर बनेगा। बड़े अच्छे क्वेश्चंस इसमें हैं। अगला क्वेश्चन, PQRS तारों की लंबाई वो दे रहा है, इन्हें बढ़ते क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये मिलीमीटर में दे रहा है, डेसीमीटर में दे रहा है, P, Q, R और S। S अपन देख लेते हैं, फिर कंप्लीट हो जाएगा अपना। ये S है 29 सेंटीमीटर, इसको अपन यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। 29 सेंटीमीटर, ये 29 सेंटीमीटर ले लिया। अब अपन इसको लिखने चलते हैं। अब लिखें किसमें, एक यूनिट अपन ले लेते हैं, अपन मिलीमीटर में लिखना इसको शुरू कर देते हैं। P कितना हो जाएगा, mm में लिखने जाएंगे, दोनों जीरो, ये 3 जीरो हट जाएंगे, मिली लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 29 mm हो जाएगा। Q 2900 mm दे रहा है। फिर R में कितने जीरो बढ़ जाएंगे, देखो जब जब मिली आप लोगों को बताया था, मिली आप डेसी बताया था, तो डेसी का मतलब होता है एक बार 10 से भाग लगाना। मीटर में एक बार 10 से भाग लगाया तो क्या आ जाता है, डेसी आ जाता है। जब मिली एक बार 10 से गुणा करते हैं तो डेसी आ जाता है, और 3 बार 10 से गुणा करते हैं तो मिली आ जाता है। एग्जाम्पल देते हैं हम, 1 मीटर, 1 मीटर को अपन क्या बोलेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो ये 10 डेसीमीटर। 100 से गुणा, दो जीरो से गुणा करेंगे तो ये सेंटीमीटर। 3 जीरो से गुणा करेंगे तो ये मिलीमीटर हो जाता है। ठीक बात। वैसे ही यहाँ करना पड़ेगा, हमें डेसी से किस पर जाना है, मिली पर जाना है। डेसी से किस पर जाना है, मिली पर। कितने जीरो बढ़ गए, 2 जीरो बढ़ गए, तो 290 पहले से था, 2 जीरो और आ जाएंगे, ये हो जाएगा मिलीमीटर। अभी कितना है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से कहाँ जाना है, मिलीमीटर पे जाना है, तो कितने जीरो बढ़ेंगे, 1 जीरो बढ़ेगा, 290 mm। अब आपके लिए बड़ा आसान सा काम हो गया है, इनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना। कर दो आप लोग। क्या बोलोगे, पहले क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, फिर S आ जाएगा, PSQR, PSQR, ऑप्शन नंबर डी। और ऐसे और भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन आए, तो कंपैरिजन के क्वेश्चंस आते हैं, यूनिट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यूनिट्स अच्छे से आना चाहिए। हाँ, अब इसमें क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है यदि 5 और 9 के गुणनफल को 12 के वर्ग में से घटाया जाए और जो मिल रहा है उसे हम क्या करें, जो मिल रहा है, एंड द रिजल्टेंट इज फर्दर डिवाइडेड बाय 11। जो मिल रहा है वो क्या है, उसे 11 से भाग लगा दो। वी गेट ए स्क्वायर, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। तो हमें ए स्क्वायर मिलता है, तो ए के संभव मानों की संख्या क्या होगी, ए का एक संभावित मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, हालांकि ये क्वेश्चन गलत है, कैसे गलत है ये देखना। 5 और 9 का गुणनफल, 5 × 9 के मल्टीप्लिकेशन को, मतलब किसको, 45 के गुणनफल, 9 के गुणनफल को 12 के वर्ग, 45 को किस में से घटाएं, 12 का वर्ग क्या, 144 में से घटा दें, और जो आए उसको 11 से भाग लगा दें, और ये क्या मिलेगा, वो बोल रहा है ये मिलेगा A2 मिलेगा। अब देखो मिलेगा कितना, इसमें से इसको घटाओगे मिलेगा 99, 11 से भाग लगाओगे तो A2 कितना आ जाएगा, A2 आ जाएगा 9। अब एक्चुअली में क्या था, इनने ट्रांसलेशन में किया है, किस में किया है हमें नहीं पता, ये पेस्ट करने में गलती की है। ये एक्चुअली में था ए स्क्वायर,
वो इनको भी पता है ये ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर होता तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाता, ए का संभावित मान कितना आ जाता 3, जो कि पहले ही ऑप्शन में दे रहा था और इनका आंसर भी था। तो ये A2 दिया है तो ए कितना आ जाएगा 9/2 आ जाएगा, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ए का संभावित मान कुछ भी नहीं होगा। और ये आंसर दे रहे हैं, देखो आपको बता देते हैं, आंसर दे रहे हैं ये ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहे हैं ये। तो ए का संभावित मान ज्ञात करना था तो संभावित मान इसका नहीं आएगा। तो ये इस क्वेश्चन पे भी आप तमगा लगा दें, ये क्वेश्चन आपको गलत दिया गया था। अब चलते हैं अपन आगे की तरफ। हाँ, आगे अपन से बोल रहा है, ये एक टेबल दी है उसने, वो टेबल में बता रहा है कि 20 HB पेंसिल की रेट क्या है 60 है, 52 की क्या है 140 है, 18 डॉम्स टेबल एच पेंसिल डॉम्स HB की रेट 72 है, 15 लिंक लेड पेंसिल 150 की है, 17 कैमलिन HB पेंसिल 85 की हैं। वो ऐसा बोल रहा है और फिर उसके बाद वो बोल रहा है अलग अलग 4 एक सौदे दिए हैं, वो अलग अलग सौदे दे रहा है और रेट वो बता रहा है और उनमें से वो पूछ रहा है सही विकल्प का चयन करना है कि जब आप खरीदने जाते हैं तो सही पैसा किस में दिया जा रहा है। जैसे एक सिंगल लेड पेंसिल और 50 नटराज HB पेंसिल। लेड पेंसिल कितने की है, सिंगल लेड पेंसिल लिंक लेड पेंसिल कितने की है 10 की है, 10 की है, 10 रुपये यहाँ देना पड़ेंगे। और 50 नटराज, एक नटराज कितने की है 2 की, तो 50 नटराज कितने की 100 की, तो 100 और 10 कितना बनेगा 110 रुपये। यहाँ देखो कितना पे करवा रहा है पहले ऑप्शन में 101 रुपये, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन एक साथ 20 डॉम्स, एक डॉम्स की कीमत 18 से इसमें भाग लगाओगे, एक की कितनी है 4 रुपये, तो 20 की कितनी हो जाएगी 80 रुपये। 3 कैमलिन 80 रुपये ये हो गए, एक कैमलिन कितने की 5 की, कैमलिन कितनी 3, तो कितने हो जाएंगे 15, 80 और 15 95, पे कितना कर रहा है 100 कुछ कर रहा है 100 रुपये कर रहा है, ये गलत है। फिर एक साथ 19 अप्सरा पेंसिल, एक साथ 19 अप्सरा पेंसिल, 19 अप्सरा, ये अप्सरा कितने की 3 की, तो 19 दिए कितना होगा 57 होगा, 19 दिए कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, 57 ये हो गया। फिर बोल रहा है 2 नटराज HB पेंसिल, एक नटराज HB पेंसिल कितने की 2 रुपये की, तो 2 कितने की 4 रुपये की, 57 और 4 61, यहाँ कितना बोल रहा है देखो 61 ही बोल रहा है, मतलब तीसरा जो सौदा हुआ वो एकदम ठीक हुआ। अप्सरा पेंसिल कितने की 3 रुपये की एक, 19 दिया 57 ये, और नटराज पेंसिल कितने की 2 की, 2 दूनी 4 ये 61 रुपये उसने पे किए, मतलब ये वाला सौदा ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो पूछ रहा है। और NCF ने भी बोला था मैथ्स ऐसा होना चाहिए जो व्यक्तिगत जिंदगी, जो सामाजिक जीवन है हमारा, उसमें भी वो उपयोगी हो प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसा यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया, भले पेडागोजी का एक भी क्वेश्चन उनने नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। अब यहाँ व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, व्यक्ति की वर्तमान आयु, तो जिसकी इंफॉर्मेशन होती है फ्रैक्शन में वो हमेशा ऊपर लिखा होता है, जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा नीचे लिखा होता है। तुलना किससे कर रहा है माता से, तो माता कितनी 5 हिस्से के हिसाब से, और व्यक्ति कितना 2। अब देखें और क्या जानकारी दे रहा है, 8 साल के बाद आधा रह जाता है व्यक्ति, आफ्टर 8 years ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। बस 2 अनुपात अपन को दे दिए, अपना यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। 8 साल के बाद का दे दिया, ये अपन को ध्यान रखना है, बस अपन सॉल्व कर देंगे इसको। अभी प्रेजेंट में अनुपात क्या दे रहा है, प्रेजेंट में वो बोल रहा है मदर और सन, मदर कितनी 5 और सन कितना 2। 8 साल बाद क्या बोल रहा है, मदर 2 हो जाएगी और ये 1 होगा। दुगने का यही मतलब होता है, माता 2 और पुत्र 1। ये कितने साल बाद, 8 साल बाद, ध्यान रखना 8 ईयर। अब यहाँ डिफरेंस कितना था दोनों के बीच में 3, यहाँ डिफरेंस कितना बचा 1, ये गलत है, डिफरेंस तो सेम होना चाहिए। डिफरेंस सेम करते हैं अपन, इस 3 से गुणा इन दोनों में कर देंगे, इस 1 से यहाँ करेंगे तो ये क्या बचेगा, सेम बचेगा 5 और 2, अनुपात वही रहेगा। 3 से इन दोनों में करेंगे क्या आ जाएगा 6:3। अब भी देखो 2:1 का ही अनुपात है।
अब हमें पता चल रहा है कि पहले 5 थी एज, अब कितनी हो गई 6, ये मदर की है, और व्यक्ति की कितनी 2 से 3 हो गई, बढ़ कितनी गई 1 यूनिट, ये 1 यूनिट बढ़ी है। लेकिन ये 1 यूनिट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कितने साल बढ़ गए 8 साल, तो ये होगी 8 ईयर्स। 1 यूनिट कितना है 8 साल है। जानना क्या चाहता है, वर्तमान में माँ की आयु कितनी है। देखो वर्तमान में माँ की आयु कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 5 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40 साल। तो माता की आयु कितनी है 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर होगा। उम्मीद है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन वो बोल रहा है, किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हाँ, किसी भी त्रिभुज के लिए कौन सा हमेशा सही माना जाता है, ये बताना है। अब ये ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चन ये पूछ लिया उसने। पहले बोल रहा है एक कोण सदैव अधिक कोण होता है। किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल हमेशा 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है 60-60-60 होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये पूरी तरह से क्या है, गलत है। अपन को देखना है सत्य वाला कौन सा है, तो ये तो गलत है। एक कोण सदैव न्यून कोण होता है, एक कोण हमेशा 90 डिग्री से कम होगा। हम तीनों त्रिभुज के बारे में सोचकर देखें। और सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज क्या बोलता है, सभी एंगल 90 डिग्री से कम, इसे बोला जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा समकोण त्रिभुज, ठीक एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसे बोला जाता है समकोण त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, चूंकि दो हो ही नहीं सकते। आप खुद सोचकर देखो, दो एंगल अगर 90 डिग्री से ज़्यादा कैसे होंगे। अगर एक 92 है, अगर दूसरा हम 91 भी सोच लें, ये दोनों एंगल ही मिला के कितने हो रहे हैं 183 हो रहे हैं, जो पॉसिबल ही नहीं है। दो एंगल मिला के 183, तीन एंगल मिला के 180 होता है। तो कोई भी त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज भी होगा, तो उसमें एक ही एंगल 90 से ज़्यादा जा पाता है। इसलिए वहाँ पढ़ाते हैं हम कि अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, ठीक एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। ये बात लॉजिक से उतर जाती है कि दो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा चले जाएं। तो जो अधिक कोण त्रिभुज होता है उसमें एक कोण की जगह क्या होंगे, दो कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। या कोई भी त्रिभुज होगा उसमें दो कोण तो होंगे ही होंगे। एक्यूट में तो तीनों ही होते हैं, समकोण में दो न्यून कोण होते हैं, अधिक कोण में भी दो न्यून कोण होते हैं। तो कोई भी त्रिभुज होगा जो उसमें दो कोण न्यून कोण होंगे ही होंगे। यहाँ पर एक बोल रहा है तो एक तो होगा ही होगा। तो ये अपना सत्य है, दो भी लिख देता तो भी ये सत्य होता। हम देख लेते हैं इससे भी ज़्यादा, अगर दो पर कोई जा रहा होगा तो वो और इससे ज़्यादा ट्रुथ माना जाएगा। एक कोण सदैव समकोण होता है, बिल्कुल नहीं। ये एक स्पेसिफिक त्रिभुज के बारे में बोल रहा है। समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं, बिल्कुल नहीं। ये न्यून कोण त्रिभुज के बारे में बोल रहा है। ये अधिक कोण के बारे में, ये समकोण के बारे में, ये न्यून कोण के बारे में, और ये बोल रहा है ओवरऑल बात। अगर ये एक की जगह दो बोल देता और ठीक हो जाता, लेकिन अभी भी अपना स्टेटमेंट क्या है, पूरी तरह से सही है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पतला तार है 1296 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले, वर्ग के आकार में ये है, वर्ग के आकार में है। और अभी देखो वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, मतलब ये वर्ग का क्षेत्रफल दे रहा है, जो तार से बना हुआ है वर्ग वो दे रहा है। ये आगे क्या बोल रहा है इंग्लिश में देख लेते हैं, सॉल्व अपन वहीं से करेंगे। वो बोला था वायर इज कट एंड रीशेप्ड इनटू 7 semicircles of same radius. What is the radius of each semicircle? ठीक है, इस तार से क्या किया, 7 अर्धवृत्त बनाए गए। वो क्या कर रहा है, ये वर्ग लिया उसने, ये वर्ग लेके इसे कट किया तार को, और इस तार से क्या बना रहा है, वो अर्धवृत्त बना रहा है। ये अर्धवृत्त बना रहा है, और ऐसे कितने बना रहा है, 7 बना रहा है। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब इसका क्षेत्रफल कितना दे रहा है,
96, ये 1296 दे रहा है, तो ए स्क्वायर यदि 1296 है तो ए कितना होगा, 36 होगा। ये 36 है, 36 के हिसाब से 36 का 4 गुना 4a बराबर कितना हो जाएगा, 144। ये 144 हो गया, मतलब तार की जो लंबाई है वो कितनी हो गई, 144 सेंटीमीटर। इस 144 से कितने वो बना रहा है, वो बना रहा है 7। तो पहले अपन एक तो देख लें, या पूरी लंबाई को अपन यहीं से ले लेते हैं। एक की लंबाई कितनी होगी, ये r और ये r, और ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा है ये कितना है, 2r। ये बनाने के लिए इतना लगेगा, 2 बार r, सॉरी ये बनेगा पाई r। और ये आपको पिछले लेक्चर में समझाया जा चुका है, परिधि अलग है, परिमाप अलग है। तो यहाँ पूरा बना रहा है तो पूरी ये परिमाप ही ली जाएगी। तो ये बनेगी 2r प्लस पाई r। r कॉमन लेकर लिखोगे तो r कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा, यहाँ तो बचेगा पाई, और ये 2r में से बचेगा 2। और ऐसा कितनी बार किया उसने, ऐसा किया उसने 7 बार। 7 अर्धवृत्त बनाए हैं उसने। 7 अर्धवृत्त का मिला के कितना है, 144। ये उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर इतना आपको समझ में आ गया मतलब आपका सॉल्यूशन ये आ जाएगा। सॉल्यूशन आ जाएगा तो कर देते हैं। ये कितना r निकालना है, 22/7, 7 दूनी कितना होगा, 14 होगा, और 22 ये हो जाएगा 36/7 गुणा 7 बराबर 144। इसकी 144 को लेकर ही कैसे आए थे, 36 को 4 गुना किया था, तो 36 से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। 7 से 7 कट जाएगा तो r बराबर क्या आ जाएगा, r बराबर 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यही तो हमें चाहिए था प्रत्येक अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो प्रत्येक अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी ये हमें दे रहा है। ये बनेगा हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम आगे चल सकते हैं, अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ हम चल सकते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है ये डिविजिबल बाय इसका है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। हाँ, अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है ये जो एक्सप्रेशन है 3x टू द पावर 4 ax की प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 10, ये x माइनस 1 और x प्लस 1 से पूरी तरह विभाजित है। तो वो बोल रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ये वो जानना चाहता है क्या होगा। देखते हैं सॉल्व करके क्या होगा। अब ये इससे पूरी तरह से विभाजित है, इसका मतलब होगा ये इसका क्या है, फैक्टर है, तो ये इसका 0 भी होगा। विभाजित होने का मतलब क्या है, वो उसका शून्यक है। अगर ये 0 होगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1। ये रखने पर शून्यक है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कर देते हैं अपन 0, पहले x इज इक्वल टू 1 डालते हैं तो जो है वो एज इट इज लिख देते हैं, x को गायब कर देते हैं। 3 प्लस a प्लस b प्लस 13 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 13 और 10 23 और 3 26। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 26। एक इक्वेशन मिला। दूसरी बार x इज इक्वल टू माइनस 1 डालना है, यहाँ माइनस 1 डालेंगे, पावर इवन है, सम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 एज इट इज लिखा रहेगा, यहाँ पावर 3 है तो ये माइनस a हो जाएगा, यहाँ पावर 2 है तो ये प्लस b बना रहेगा, यहाँ पावर 1 है तो माइनस 13 हो जाएगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 10 और 3 13, ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो माइनस a प्लस बी बराबर 0। अगर अपन इन दोनों को जोड़ दें तो 2b कितना आ जाएगा, माइनस का 26। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 13। माइनस का 13 अपन यहाँ डालेंगे, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 13। अच्छा, b इज इक्वल टू माइनस का 13 क्यों आएगा, एक मिनट सुनना। ये यहाँ जाएगा तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, a। b इज इक्वल टू a आ गया। तो अगर हम इसे यहाँ से सॉल्व करने जाएंगे, b की जगह a लिखेंगे, a लिखा, दोनों बराबर ही हैं तो ये क्या हो जाएगा 2a, 2 से इसको काटोगे माइनस का 13 आ जाएगा। तो a बराबर b बराबर क्या आ गया, माइनस का 13 आ गया।
माइनस का 13 आ गया। अब वो बोल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों बराबर हैं तो बताओ एक संख्या में से दूसरी संख्या जो दोनों बराबर हैं, सेम संख्या में से सेम संख्या घटाओ, एक संख्या में से उसी के बराबर घटाओगे तो क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। हमें करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आंसर हो जाएगा अपना। अब चलते हैं हम आगे। दो नियमित रेगुलर पॉलीगन में भुजाओं की संख्या का अनुपात 3:5 दे रहा है और ऐसा क्वेश्चन हम वहाँ पर जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं उनमें क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सीटेट के क्वेश्चंस में भी किए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी हमने ज्योमेट्री में किए हैं। तो प्रीवियस ईयर जैसे ही क्वेश्चन है, भुजाओं की संख्या का अनुपात दे रहा है और आंतरिक कोणों का अनुपात दे रहा है, इंटीरियर एंगल्स का रेशियो दे रहा है 5:6, 5:6, 5:6 एक डाटा दे रहा है अंतः कोणों के अनुपात का 5:6, 5:6 जो यहाँ से गायब है। सबसे पहले भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या अपन क्या मान लें, 3n और 5n मान लेते हैं, 3n 3k मान लेते हैं क्योंकि n तो फॉर्मूले में ही होता है, 3x और 5x मान लेते हैं, ये मान लिया अपन ने। अब बोल रहा है अंतः कोणों के अनुपात, प्रत्येक अंतः कोण का अनुपात दोनों का। तो इससे अगर हम अंतः कोण निकालेंगे तो अंतः कोण क्या आता है, n - 2 × 180/n। n की जगह कितना लिखना है, 3x - 2 × 180/n की जगह कितना, 3x, रेशियो 5x - 2 × 180/n की जगह 5x और ये रेशियो कितना, 5:6। ये 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 3x - 2 और ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 नीचे बचा रहेगा, ये है 5x - 2 और ये रेशियो कितना, 5:6। 5 से 5 कट जाएगा, ये 3 यहाँ कटेगा, 2 बचेगा, 2 से यहाँ गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा, 2 से यहाँ गुणा करोगे 3 दूनी 6x और 2 से यहाँ करोगे 2 दूनी 4 बराबर में कितना, 5x - 2, 5x - 2। 5x यहाँ आएगा तो एक बार x बचेगा, 4 यहाँ जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, x बराबर क्या आ गया, 2, x बराबर 2 आ गया। क्या जानना चाहता है, भुजाओं की संख्या दोनों में अलग अलग। अब देखो भुजाओं की संख्या, ये 3x क्या हो जाएगा, x बराबर जब 2 आया 3x हो जाएगा 6 और ये 5x कितना हो जाएगा, 10। तो आंसर कितना होगा, 6 और 10, 6 और 10, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ भी आपको कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें। हाँ, यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पहले तो यहाँ एक सेंटेंस तो पूरा दिख रहा है, रूपा की आयु किरण की आयु से दुगनी है। रूपा और किरण की आयु में वो एक रिलेशन दे रहा है, डबल है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले क्या बोल रहा है, इफ़ 10 years ago रूपा वाज 4 times as old as किरण। 10 साल पहले अनुपात कितना, 4:1। किसका, रूपा और किरण का 4:1। जो मिसिंग है वो है 4:1, 10 साल पहले। अभी कितना है, प्रेजेंट में क्या है, रूपा की आयु किरण की आयु की दोगुनी है, तो प्रेजेंट में रूपा और किरण, रूपा की आयु डबल है 2:1 और 10 साल पहले 10 years ago 10 साल पहले कितना था, 4:1 था। अब देखो यहाँ डिफरेंस कितने का, 3 का, यहाँ डिफरेंस कितने का, 1 का। ये तो नहीं चलेगा, बराबर करना है, डिफरेंस तो चेंज नहीं होगा, एज भले बदल जाए। तो इस 3 से गुणा ऊपर करेंगे, 3 दूनी क्या होगा, 6 और ये हो जाएगा 3 और ये कितना बना रहेगा, 1 से वापस यहाँ गुणा करोगे तो कितना बना रहेगा, 4 और 1। ये गड़बड़ क्यों लग रहा है, सही तो है, कोई गड़बड़ नहीं है। ये 3 से कितना कम हुआ 10 साल पहले, 2। 6 से कितना कम, 2, मतलब सेम ठीक कहानी चल रही है। तो ये 2, लेकिन कितने साल पहले, 10 साल पहले। ये 2 कम हो रहा है लेकिन ये है कितना एक्चुअली में, 10 साल। 2 यूनिट बराबर है 10 साल, तो 1 यूनिट कितना है, 1 यूनिट है 5 साल। अब वो क्या जानना चाहता है,
निकाल लेते हैं हम, जो भी जानना चाहता है। 1 यूनिट बराबर ये 5 आ गया, ये 10 आ गया, प्रेजेंट तो आ गया दोनों का 5 और 10। देखते हैं क्या निकलवाना चाहता है। ये 6 3 है, ये 4 1 है, वो जानना चाहता है देन द प्रेजेंट एज ऑफ रूपा। कितना आया था? वो था 6:3 था। 1 यूनिट कितना आया था? 5। तो 6 यूनिट कितना आएगा? 6 यूनिट आ जाएगा 5 साल। 6 यूनिट आ जाएगा, दोनों तरफ 6 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 30 साल। 30 साल, ऑप्शन नंबर सी। इतना आ गया, ये आंसर आ गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है? HCF पूछ रहा है हमसे। HCF पूछ रहा है तो इसका HCF क्या होगा? यदि P बराबर ये है, Q बराबर ये है, तो इसका HCF क्या होगा? इंग्लिश में भी दिखा देते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ लिखा नहीं है। देन द फाइंड द HCF ऑफ P एंड Q। P एंड Q का HCF देखने को बोल रहा है। HCF का मतलब होगा ये दोनों क्या होंगे? इसके फैक्टर होंगे। ये दोनों इसके फैक्टर होंगे। अब फैक्टर होंगे, फैक्टर मतलब इसका पार्ट होंगे। पार्ट होने का मतलब क्या है? उससे विभाजित होंगे। फैक्टर से विभाजित होते हैं, और विभाजित होने में थोड़ी देर पहले हमने देखा है विभाजित होने को क्या बोलते हैं? उसका जीरो है। उसका जीरो है तो वैल्यू उसमें डालने पर वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, सबसे ज़्यादा हमें इसमें क्या दिख रहा है? x+1 दिख रहा है फैक्टर के तौर पर। दूसरा क्या दिख रहा है? बड़ा हमें x-5 दिख रहा है। और तो हमको इसमें क्या करेंगे? वैल्यू डालते हैं x=-1 और x=5। दोनों वैल्यू हम डाल के देखते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बार दिख रहा है, अपन को पता चल जाएगा। जैसे x=-1 नहीं, गलत हुआ, ज़ीरो नहीं हुआ। दोनों ऑप्शंस P और Q ज़ीरो नहीं हुए तो x+1 उसका फैक्टर होगा ही नहीं। सीधे हम आंसर टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगर x-5 मतलब x=5 पर दोनों जीरो नहीं हुए तो हम इन दोनों ऑप्शंस को सीधे सीधे क्या करेंगे? हटा देंगे। इसलिए हमने सिलेक्ट किया x=-1 और x=5। तो x=-1 अपन डाल के देखते हैं P में। P में हमने डाला x=-1, -1 डालेंगे तो ये -1 बचेगा। फिर -1 डाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, ये बचेगा -1। फिर 17x प्लस का 17 हो जाएगा, ये -15 हो जाएगा। -15, -16, -17 और +17 मिला के क्या हो गया? 0। ये तो हो गया P। फिर चलते हैं अपन Q पर। Q में देखो 6x3, x³ है और क्या डाल रहे हैं अपन? x=-1 डाल रहे हैं तो ये -6 हो जाएगा। -15 हो जाएगा क्योंकि पावर 2 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर पावर 1 है तो ये माइनस से फ़र्क पड़ेगा, प्लस का हो जाएगा 66 और माइनस का 45। 45 और 15 कितना होगा? 60 होगा। 60 और 6 66, माइनस का 66 और प्लस का 66 क्या हो जाएगा? 0। मतलब ये वैल्यू तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत। अब चलते हैं x=5 डालते हैं, 5 डालते हैं, ये कितना होगा? 5 डालते हैं, P बराबर 125 माइनस का 25, 17×5 85, माइनस का 85 और माइनस का 15। 85 और 15 100 और ये 25, ये सब माइनस में, ये प्लस का, अल्टीमेटली क्या हो गया? 0। Q देखते हैं अपन। 125 का 6 गुना, 125 का 2 गुना कितना होता है? 250, 250 का 3 गुना 750। तो 125 का 6 गुना आ जाएगा 750 माइनस 25 गुना 15, 25 का 15 गुना, 25 का 10 गुना आ जाएगा 250 और 5 गुना होता है 175। तो ये हो जाएगा 375। 25 का 5 गुना 125 होता है तो ये हो जाएगा 375। फिर माइनस का 66 पंजे, 66 पंजे कितना होगा? 66 पंजे होगा 330 और माइनस का 45। इन सभी को आप जोड़कर देखोगे ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएंगे 750 और ये प्लस का 750, ये भी क्या हो जाएगा? 0।
ये दोनों एक ही ऑप्शन में हमें दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में। तो x + 1 x - 5 क्या हो जाएंगे, इसके HCF हो जाएंगे। तो बस इसमें समझने वाली बात यही थी कि जो HCF होता है वो फैक्टर है, फैक्टर है मतलब उसका भाजक है, और भाजक है मतलब उसका शून्यक है। तो इससे ही अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है AB = 4, BC = 5 और CA = 6 इकाई है, तो इससे जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा बनेगा, इससे जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा बनेगा ये देखना है अपन को। अब त्रिभुज बनने की कंडीशन क्या होती है, त्रिभुज बनने की कंडीशन होती है कि इन जो भुजाएं हैं उसके हिसाब से अपन को देखना है। दो भुजाओं का योग तीसरी से हमेशा बड़ा होता है, दिख रहा है हमें बड़ा है, बिल्कुल दिख रहा है बड़ा है। दो भुजाओं का अंतर तीसरी से हमेशा छोटा होता है। दो भुजाओं का 4 और 5 का अंतर 1, 5 और 4 का अंतर 2, तीसरी से हमेशा क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, मतलब इससे ट्रायंगल तो बन रहा है। अब ट्रायंगल की जो एक प्रॉपर्टी है, जो न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण त्रिभुज हमने पढ़े हैं। समकोण त्रिभुज में क्या कहा जाता है, समकोण त्रिभुज में बोला जाता है a² + b² = c²। अपन इसको कर्ण मान लेते हैं, c को कर्ण मान लेते हैं, सबसे बड़ी भुजा मान लेते हैं। ऐसा होगा यदि ये न्यून कोण होगा तो a² + b² > c²। यदि ये अधिक कोण होगा तो a² + b² < c² होगा। ये होता है अधिक, क्योंकि इसमें जो तीसरी भुजा होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। ये न्यून और ये समकोण। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 6, 4 और 5। 4 का वर्ग कितना, 16, 5 का 25, 16 और 25 कितना होगा, 25 और 16 हो जाएगा 41, और ये कितना होगा 36। देख लो क्या होगा, a² + b² > c²। ये क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा, ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। आंसर में क्या दे रहा है वो हम देख लेते हैं। आंसर न्यून कोण त्रिभुज ही दे रहा है, न्यून कोण त्रिभुज ही दे रहा है। तो ये न्यून कोण त्रिभुज की बेसिक प्रॉपर्टीज में ये शामिल हो जाता है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अब एज वगैरह के क्वेश्चंस हैं, तो इस सेशन में हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट सेशन से फिर हम मुलाकात होगी हमारी इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ में। फिलहाल इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चंस, नेक्स्ट सेशन में अगले क्वेश्चंस के साथ में। फिलहाल के लिए धन्यवाद, राम राम सभी को, थैंक यू।